बैठक हुई। बैठक में बिहार की 90 से 100 सीटों पर मंथन हुआ, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और खबर यह भी है कि आज सीटों का ऐलान हो सकता है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद 3 नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की अलग से मीटिंग हुई। अमित शाह जेपी नड्डा के घर 9 घंटे तक मैराथन बैठकों में डटे रहे। तो कल बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद थे। जेपी नड्डा के आवास पर ये 9 घंटे तक लंबी बैठक जो है वो चलती रही। और जो कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई उसके बाद से अलग से भी अमित शाह ने एक मीटिंग की और इसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर के जो मंथन है वो चलता रहा। इसके साथ साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी मंथन चलता रहा और माना जा रहा है कि आज सीटों का ऐलान किया जा सकता है। तो देखिए, कल दिल्ली में काफी हलचल तेज रही और कल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की कोशिश लगातार घंटों तक चलती रही। कल अमित शाह से मुलाकात जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की भी हुई, जीतन राम मांझी की भी हुई और जो सीटों पर पेच फंसा हुआ था उसको सुलझाने की कोशिश भी की गई। माना जा रहा है कि आज सब कुछ पॉजिटिव एनडीए खेमे से निकल करके सामने आएगा। सीट शेयरिंग की भी घोषणा हो सकती है कि क्या फॉर्मूला होगा, कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगी। और देखिए, चुनावी हलचल तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव आज सुबह जाएंगे दिल्ली। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। दोनों को बता दें कि तीनों को कोर्ट में हाजिर होना है और तेजस्वी की आज राहुल गांधी से मुलाकात भी हो सकती है, सीटों को लेकर के बातचीत भी हो सकती है। तो देखिए, तेजस्वी और राहुल गांधी सीटों का जो फाइनल सीट्स हैं वो करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां तेजस्वी यादव आज सुबह दिल्ली जाने वाले हैं और उनके साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी माता राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में ये सुनवाई होगी, जहां तीनों को कोर्ट में हाजिर होना है और इसी दौरान वो सीटों के बंटवारे पर भी मंथन करते हुए राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। राहुल गांधी से भी मुलाकात करने की जो शेड्यूल है वो फिक्स किया गया है। तो तेजस्वी यादव अब सीटों के बंटवारे पर भी मंथन करेंगे। दिल्ली में वो राहुल गांधी के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन करने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है और कौन से उम्मीदवार को कहां से उतारना है। इसको लेकर के राहुल गांधी से चर्चा करते हुए वो नजर आएंगे। सीट शेयरिंग पर एनडीए में बातचीत अंतिम दौर में है। अब तक सीटों का पेच पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। पटना की हलचल दिल्ली पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट आपको दिखा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से शुरू हुई सीट शेयरिंग की कवायद चुनाव के ऐलान के 5 दिन बाद भी एनडीए में जारी है। शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय के मुस्कुराते चेहरों को देखकर लगा कि बस अब सीट की डील सील हो चुकी है। ऐलान किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार की रात तक हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने फिर से पेंच फंसा दिया और शनिवार को सीटों पर बातचीत का ग्राउंड पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। एक और दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चलती रही, तो दूसरी ओर सीटों का पेंच सुलझाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मेल मुलाकात का दौर चलता रहा। पहले जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ, फिर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मुलाकात की। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। उसको हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है, विकल्प हमारे पास खुले हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद जेडीयू नेताओं की भी दिल्ली दौड़ तेज हो चुकी है। एनडीए में सीटों का पेंच कब तक सुलझ पाता है और कौन सा फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत का अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन फाइनल मुकाबले और फाइनल फॉर्मूले पर महागठबंधन की गाड़ी अटक गई है। पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी से कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
भैया कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। बातें चल रही है निश्चित तौर पर अब देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की सियासत निर्णायक दौर में है। सीट शेयरिंग पर तनातनी के बीच आरजेडी ने कांग्रेस सहित दूसरे सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बयान देकर राजनीति गरमा दी है कि कांग्रेस के हक और सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। भैया कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है, टैक्ट है। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। भले ही कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ये दावा कर रहे हों कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ऑल इज वेल की स्थिति है, पर पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सियासी गलियारे में ये बातचीत हो रही है कि क्या ये किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी 40 सीटों की डिमांड पर अड़ गई है और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन में सीट कितनी भी मिले, लड़ेंगे तो 40 सीट पर। आरजेडी और कांग्रेस के बाद विकासशील इंसान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। बहुत जल्द टिकट बांटने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। रूठने और मनाने की कोशिशों के बीच वाम दल भी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वीआईपी की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सके। महागठबंधन में कभी सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तो कभी 3-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बनती बिगड़ती बातचीत के बीच माना जा रहा है। आरजेडी 137, कांग्रेस 54, वीआईपी 18, सीपीआई एमएल 22, सीपीएम 6 और सीपीआई 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव अपने कोटे से पशुपति पारस की आरएलजेपी को 3 सीट दे सकते हैं, जबकि हेमंत सोरेन के जेएमएम को 2 सीट ऑफर की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। पीके ने यह कहा है कि जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का हुआ, राघोपुर में वही हाल तेजस्वी यादव का होगा और इसीलिए तेजस्वी 2-2 सीट पर लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहां लड़ने आ रहा है, तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का, वही हाल राघोपुर में तेजस्वी यादव का। ये दावा है चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का, जिन्होंने शनिवार को राघोपुर के दौरे पर यह बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा से तेजस्वी यादव घबराहट में। तेजस्वी 2-2 सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा था। तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड। प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं, जिसके कारण 2025 के चुनावी माहौल में राघोपुर सीट चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। करगहर को जन्मभूमि और राघोपुर को कर्मभूमि बताने वाले पीके एक बार फिर से तेजस्वी के क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं।
प्रशांत ये दावा कर रहे हैं कि जनता से मिलकर तय करेंगे कि राघोपुर से जन सुराज का कैंडिडेट कौन होगा। पैदल चल के आए हैं राघोपुर में, आज इसलिए आ रहे हैं यहाँ के लोगों से अब राय विचार करके तय किया जाएगा कि यहाँ का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। प्रशांत किशोर का यह बयान सीधे तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर को चुनौती देने जैसा है। राघोपुर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों का मजबूत जुड़ाव रहा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर टक्कर का भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टी का गठन इसीलिए किए हैं कि सबसे 21 हजार रुपया वसूल करके अपने पार्टी के नाम पर अपने लिए कोष इकट्ठा करें। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है, कुछ नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या बोल कह रहे हैं, देखिएगा कैसे बिहार की जनता इनको पटकनियां पटक देगी, तब इनको समझ में आएगा। प्रशांत किशोर अपनी जन्मभूमि करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को जनसुराज का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। कर्मभूमि राघोपुर से अभी भी जनसुराज के कैंडिडेट का इंतजार है। पहले चरण में ही राघोपुर में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पीके तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं या नहीं। इंतजार पीके के अंतिम फैसले का है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार और वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार चुनाव में भूमिहार दांव से खलबली मच गई है। एक ओर तेजस्वी यादव ने जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल कराया, तो दूसरी ओर जेडीयू ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे को पार्टी में शामिल करा लिया है। मगध की राजनीति में इससे क्या असर पड़ेगा, ये रिपोर्ट से समझिए। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। गले लगते पूर्व सांसद अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी की ये तस्वीर मगध की राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आज जनता दल यूनाइटेड की एक छत के नीचे खड़े हैं। शनिवार को पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जब सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा, अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी की जोड़ी मगध की सियासत में नया इतिहास रचेगी। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी। अरुण कुमार मगध इलाके के बड़े नेता हैं जो भूमिहार समाज के लोगों पर प्रभाव रखते हैं। एक ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मगध इलाके के दूसरे बड़े भूमिहार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल किया। इसके जवाब में सीएम नीतीश ने बड़ा सियासी दांव खेला और कभी समता पार्टी में साथ रहे अरुण कुमार को फिर से जेडीयू में साथ ले आए। मौका इतना बड़ा था कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी ने अरुण कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज दोबारा अपने पुराने घर में लौट के आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मगध क्षेत्र में, जहानाबाद क्षेत्र में पार्टी को इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। एक वक्त था जब सीएम और अरुण कुमार साथ साथ राजनीति करते थे। जब अलग हुए तो 2010 में दोबारा जेडीयू में शामिल हुए और अब तीसरी पारी की शुरुआत उन्होंने कर दी। 15 साल बाद अरुण कुमार की घर वापसी से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भूमिहार नेताओं पर दांव लगा रहे हैं। चर्चा है कि जेडीयू अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को जहानाबाद की किसी सीट से विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। बेटे के बारे में चर्चा है कि घोसी सीट से उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। तो सर कितना बड़ा असर पड़ेगा पूरे मगध और शाहबाद क्षेत्र में, ये तो रिजल्ट देखिएगा। आमतौर पर भूमिहार वोट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन भूमिहार नेताओं की बढ़ती भीड़ ने आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मगध का यही वो इलाका है जहां 2020 के पिछले चुनाव में एनडीए को 26 में मात्र 6 सीट ही मिली थी। महागठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। हालांकि लोकसभा में मगध का मुकाबला बराबरी पर छूटा था। इस बार देखना होगा 25 में कौन 20 पड़ता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
देखिए, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे समय और नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सीटों के बंटवारे का जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर एक बार फिर से पेच फंस गया है। सीटों के बंटवारे का इंतजार बढ़ा। एक दल मांग रहे हैं दूसरे दल की सीट, तो घोसी और पालीगंज पर आरजेडी की नजर है। सीपीआई एमएल ने पहले ही इस पर दावा ठोक दिया है। घोसी सीट पर दावा ठोका गया है। रामबल्ली यादव कर चुके हैं इस पे नामांकन, और आपको बता दें नामांकन की घोषणा हो चुकी है। जेडीयू से आरजेडी में आए राहुल शर्मा कर रहे हैं घोसी सीट पर दावा। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। घोसी सीट को लेकर के लगातार इस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। घोसी और पालीगंज पर आरजेडी की नजर है। सीपीआई एमएल ने पहले ही इस पर दावा ठोक दिया है। फुलवारीशरीफ में महागठबंधन की बैठक में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सीएम भी आरजेडी का ही होगा। वहीं सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि यह अंतिम चरण में है, जल्द ही सभी सीटों पर सहमति बन जाएगी। बस वो आखिरी चरण में है, अंतिम दौर में है। एक दो दिन के अंदर उसको पूरा करके हम लोग मैदान में आते हैं। पर जो है अभी भी संशय लगा हुआ कि आपकी तरफ से कौन मंत्री? नहीं, कोई संशय नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल है, सबसे बड़े दल के नेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं। खबर रोहतास जिले से है, जहां रोहतास के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के काफिले को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे युवकों और विधायक के समर्थकों में झड़प हो गई। आरोप यह है कि बाद में नारा लगाने वाले युवक को विधायक की गाड़ी में जबरन बिठा लिया गया और उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, जिसका वीडियो भी देखिए सामने आया है। कार से गिरे युवक को चोट भी लग गई है। डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का यह कहना है कि जब वो जनसंपर्क से लौट रहे थे तो उनके विरोधी उन्हें घेर कर नारेबाजी करने लगे और इस दौरान कुछ विवाद हुआ। उन्होंने किसी को गाड़ी से फेंकने जैसे मामले से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी से युवक को नीचे गिराया गया। बात बढ़ने लगा, उनका गार्ड उतरा और गार्ड उतर करके और जितने सारे हम लोग थे उन लोग से हाथापाई करने लगा। उनका पीए निकला, डायरेक्ट गाली दिया, माँ का गाली दिया। उसमें तो जन एक्सक्रोश बढ़ा। हम लोग मुर्दाबाद के नारा लगाने लगे। मुर्दाबाद के नारा लगाने के बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ने, उनका गाड़ी चलने लगा। गाड़ी चलने के दौरान उनका पीए और गार्ड दोनों लोगों ने इस राहुल को अपने गाड़ी में बंद किया और फिर गाड़ी को स्पीड करके फेंक दिया गया है, जिसका वीडियो में प्रमाण है फेंकते हुए। और ये घवाहिल हुए हैं, इनका रेफर हुआ है कोढ़ीगोला में। और चलिए